आज का मौजू जो है ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में है। ओवरलोड प्रोटेक्टर भी बहुत अहम हिस्सा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। इसमें कंप्रेसर की मोटर जो है उसकी वाइंडिंग को बचाने के लिए ये पुर्जा लगाया जाता है। रिले जो है जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो सीरीज में लगेगी, एक ही तार पे लगेगी। ये भी एक ही तार पे लगेगी। न्यूट्रल पर लगा लें या फेस पर लगा लें, उससे भी न्यूट्रल पर लगा लें या फेस पर लगा लें। तो रिले जो है करंट ले है या पीटीसी ले है या हॉट वायर ले है, तीनों ले एक ही तार पर लगेंगी। जो सी मर्जी तार पर लगा लें, आइदर दैट इज न्यूट्रल आइदर दैट इज फेस। सिमिलरली ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है ये भी एक तार पे लगेगी, न्यूट्रल पर लगा लें या फेस पर लगा लें। अब ये इसका काम ये है कि कंप्रेसर की मोटर को ज्यादा करंट से बचाना। कंप्रेसर की मोटर जलती ही तब है, उसकी मोटर की वाइंडिंग जो है उसका एनेबल तब जलता है जब जरूरत से ज्यादा करंट उसमें से गुजरे। उसकी हिफाजत के लिए हम ये पुर्जा लगाते हैं। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो लगाई जाती है। ना लगाएं तब भी कंप्रेसर चलता है, तब भी चलेगा, लेकिन एम्पेयर बढ़ने पर उसने बचना नहीं है, खराब हो जाना है, इसलिए इसको लगाया जाता है। अब हमने ये देखना है ये काम कैसे करता है। इसकी शक्ल बहुत सारी हैं, 2-3 हैं, लेकिन ये शक्ल जो है ये गोल शक्ल की एक बैकोलेट की डिबिया है। उसके अंदर जो है ये हीटर कॉइल है। हीटर कॉइल के बाद इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं, उसके बाद एक बाईमीटर स्ट्रिप है, पतरी है, और आगे फिर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। अब ये बाईमीटर स्ट्रिप जो है वो इस तरह की होती है, जब इसको गर्म कर दिया जाए तो ये टेढ़ी हो जाती है, ठंडी होने पर दोबारा फिर अपनी जगह पर जाती है। फिर गर्म करेंगे फिर टेढ़ी होगी, फिर ठंडा करेंगे फिर नीचे आ जाएगी। इसके सिरों के ऊपर 2 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट फिक्स हैं अपनी जगह पर। तो करंट जो है पहले हीटर में से पास होगी, फिर इलेक्ट्रिकल पॉइंट से पास होगी, बाईमीटर से पास होगी, अगले पॉइंट से पास होने के बाद वो आगे चली जाएगी। ये आमतौर पर कंप्रेसर की मोटर जो है उसके कॉमन टर्मिनल के साथ लगाती है आमतौर पर। इसको रनिंग टर्मिनल के साथ भी लगाया जा सकता है, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग जो है दोनों पॉइंट जो है वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं किसके जरिए, रिले के जरिए। इसलिए इसको आमतौर पर हम ओवरलोड प्रोटेक्टर को कॉमन टर्मिनल के साथ लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये मेन की तार इसको लगेगी, उसके हीटर में से गुजरेगी, इधर आएगी, फिर आगे जाएगी। अब एक कंप्रेसर की मोटर जो है वो 1.5 एम्पेयर रूटीन में लेती है। अगर वो 1.5 एम्पेयर ले रही है, ओवरलोड उसको बंद नहीं कराएगी, चलता जाएगा, कंप्रेसर की मोटर चलती जाएगी। अगर 1.5 की जगह 1.5 एम्पेयर भी हो जाते हैं तब भी ये नहीं बंद कराती। 1.6 भी हो जाती तब भी बंद नहीं कराती, कंप्रेसर गर्म हो जाता है। ठीक है, इसका जो हीटर कॉइल है थोड़ा सा गर्म होगा, पर स्ट्रिप भी गर्म होगी, लेकिन इतनी ज्यादा गर्म नहीं होगी कि ये लगा हो जाए। अगर एम्पेयर जो है वो 2, 2.25, 2.5, 3 ऊपर चले जाएं तो फिर ये इसका हीटर कॉइल गर्म होगा और इसकी हीट जो है बाईमीटर स्ट्रिप पर लगे पड़ेगी, तो बाईमीटर स्ट्रिप जो है वो टेढ़ी हो जाएगी और कंप्रेसर की मोटर बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर यह है कि अगर तो एम्पेयर 1.5 या 2 होते हैं तो काफी देर के बाद ये बंद कराएगी, जल्दी नहीं बंद कराएगी। अगर 2.25 होते हैं जरा और जल्दी बंद करा देगी, अगर 2.5 एम्पेयर होते और जल्दी बंद करा देगी, अगर 6-7 एम्पेयर तो फौरी तौर बंद करा देगी। ऐसी टिक करके आवाज आएगी, ये बंद करा देगी। ओवरलोड के जरिए कंप्रेसर की मोटर जो बंद होती है उसे हम ट्रिप होना कहते हैं। ट्रिप हो गई है मोटर जो है किसके जरिए, ओवरलोड के जरिए। लेकिन अगर एक पुर्जा जो ऑटोमेटिक कराता है, थर्मोस्टेट जो है जो बंद कराता है, उसके जरिए कंप्रेसर बंद हो तो उसे हम ऑटोमेटिक कहेंगे, ऑटोमेटिक होना कहते हैं। अब जो इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, कई हमारे कस्टमर कहते हैं हमारी फ्रिज जो टिप नहीं कर रही। हम समझ गए वो ऑटोमेटिक नहीं कर रही,
उसको इस टर्मिनोलॉजी का नहीं पता, जबकि उसको ये कहना चाहिए ऑटोमेटिक नहीं कर रही, ये बंद नहीं हो रही। वो हमें कहते ट्रिप नहीं हो रही, हम समझ जाते हैं कि इसका कहने का मतलब यह है कि बात लगातार चलती जा रही है, ठीक है ना। जबकि फ्रिज को बंद होना चाहिए, चलना चाहिए, बंद होना चाहिए, चलना चाहिए, किसके जरिए? थर्मोस्टेट स्विच के जरिए, ठीक है। इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि वोल्टेज कम आ रहे होते हैं और कंप्रेसर मोटर स्टार्ट नहीं होती, एम्पेयर बढ़ जाते हैं, ओवरलोड उसको बंद करा देती है, इसका हीटर कॉइल सुर्ख हो जाता है, गर्म हो जाता है, और ये 3 पैसेंजर दांत होता है बाईमेटल स्ट्रिप पे। बाईमेटल स्ट्रिप जो है इस तरह टेढ़ी हो जाती है और ये इलेक्ट्रिकल पार्ट से अलग हो जाती है, तो सर्किट नामुकम्मल हो जाता है। जब इलेक्ट्रिकल सर्किट नामुकम्मल होगा तो कंप्रेसर की मोटर बंद हो जाएगी और जलने से महफूज हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद जो है ये पतरी जो है दोबारा टच होगी। अगर उस दौरान वोल्टेज ठीक हो जाते हैं और कंप्रेसर की मोटर स्टार्ट ले लेती है, शुरू में ज्यादा एम्पियर होंगे, 5, 6, 7 एम्पियर होंगे, उसके बाद स्टार्ट लेने के बाद 1.5 एम्पियर पे आ जाएगी, तो इतनी जल्दी ओवर ट्रिप नहीं करवाती, कंप्रेसर चलता रहता है। अगर फिर किसी वजह से एम्पियर बढ़ते हैं, अगर तो वोल्टेज ज्यादा हो, एम्पियर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते, दोनों वाइंडिंगों पर करंट बहता है, एम्पियर बढ़ जाएंगे इसकी हद तक 1.5 की जगह 2.25, 2.5 हो जाते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए कंप्रेसर चलता है, 10-12 मिनट के लिए या 9 मिनट के लिए, फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर चलता है 6-7-8 मिनट, फिर बंद हो जाता है। इस तरीके से होता रहेगा। लेकिन अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं तो एम्पियर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर ले की खराबी है, ले कंप्रेसर स्टार्ट नहीं दे रही, एम्पियर बढ़ते हैं, तब भी इसने बंद करा देना है। अगर कंप्रेसर की खुद अपनी खराबी है, वो यानी वाइंडिंग के अंदर जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो उसका लेवल वीक हो गया, वो स्टार्ट नहीं दिलवा रही, पूरी हेल्प नहीं कर रही रनिंग वाइंडिंग की, तब भी एम्पियर बढ़ेंगे, तब भी इसने बंद करा देना। मकसद ये है कि कोई भी सूरत है, किसी सूरत में भी अगर एम्पियर बढ़ते हैं तो ये बंद करवा देगी। बाद दफा कुछ लोग बड़ी कंजेस्टेड जगह पर रेफ्रिजरेटर रख देते हैं, लोड बहुत डाल देते हैं, कंप्रेसर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। ये कंप्रेसर की बॉडी के साथ लगी होती है, उससे एम्पियर भी बढ़ जाते हैं, बॉडी भी गर्म होती है, तो कभी कभार तब भी बंद करा देती है। तो ये कंप्रेसर की मोटर को काफी हद तक बचाने की कोशिश करती है, लेकिन 100% नहीं। अगर ये 100% सेफ्टी वाला काम करे तो कंप्रेसर खराब ही ना हो कोई भी, ठीक है। तो ये चीज सिलसिला आ जाता है। अब इसकी जाती खराबी क्या जाती है, अगर इसका हीटर कॉइल जो है वो टूट जाता है, हीटर कॉइल टूट जाता है तो तब भी ये काम नहीं करेगी, बेकार हो गई। अगर इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है ये टूट जाते हैं तब भी ये काम नहीं करती। अगर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पर कार्बन आ जाता है तो तब भी ये काम नहीं करती। तो ऐसी सूरत में ओवरलोड को तब्दील कर देना चाहिए। ओवरलोड के बारे में कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इसका तल्लक भी कंप्रेसर की मोटर जो है उसकी उसकी कैपेसिटी के मुताबिक होता है। ये कभी भी गलती नहीं करनी। अगर कंप्रेसर 1/10 हार्स पावर का है तो ओवरलोड प्रोटेक्टर भी 1/10 हार्स पावर की लगानी है। अगर कंप्रेसर 1/8 हार्स पावर का है, ओवरलोड भी 1/8 हार्स पावर की होगी। कंप्रेसर 1/6 हार्स पावर का है, ओवरलोड प्रोटेक्टर भी 1/6 हार्स पावर की होगी। अगर 1/5 हार्स पावर का है तो ओवरलोड भी 1/5 ही होगी। अगर 1/4 हार्स पावर का है तो ओवरलोड भी 1/4 हार्स पावर की होगी। अगर 1/3 हार्स पावर का ओवरलोड भी 1/3 की होगी। आधे हार्स पावर का है तो तब भी होगी। 3/4 हार्स पावर है तब भी होगी, उसके मुताबिक होगी। अगर 1 हार्स पावर का कंप्रेसर है, ठीक है, उसके मुताबिक होगी। इस तरीके से जो है हमें कंप्रेसर की जो हार्स पावर है उसके मुताबिक ओवरलोड लगानी है, ना बड़ी लगानी है, छोटी लगानी है। अगर छोटी लगाएंगे तो वक्त से पहले ये बंद करवाती रही, ट्रिप करती रहेगी, जिससे पूरी मुतासर होगी। अगर बहुत बड़ी लगा देते हैं, वो ट्रिप नहीं करेगी, कंप्रेसर खराब हो जाएगा, ओवरलोड बच जाएगी, जबकि ओवरलोड कंप्रेसर को बचाने के लिए लगाई जाती है। ये चीज जो है ना ध्यान में रखिएगा। तो ये गोल शक्ल में है, एक चपटी शक्ल में आती है, वो भी लग रही है, गोल शक्ल में लग रही है। लेकिन अगर हार्स पावर सेम है तो कोई हर्ज नहीं है।
गोल की जगह चपटी लगा सकते, चपटे की जगह गोल लगा लेंगे। ओवरलोड अगर गोल है तो इसको पकड़ने के लिए ओवरलोड माउंटिंग क्लिप होता है या ओवरलोड माउंटिंग वायर होती है जो कंप्रेसर के साथ लगाई रखती है। उससे ये होता है कि कंप्रेसर के साथ ये लगी रहे, उसका बड़ा फायदा होता है। एक तो अंदर की तरफ जंग नहीं लगता इसको ओवरलोड को। नंबर 2, अगर ये कंप्रेसर साथ लगी होगी, कंप्रेसर ज्यादा गर्म होगा तो ये देर के बाद कंप्रेसर को चलाएगी, उससे थोड़ा सा कंप्रेसर ठंडा हो जाएगा। फर्ज करें इसे चलाना था 4 मिनट के बाद, या सॉरी 5 मिनट बाद चलाना साफ तौर पर, वो 5 मिनट की जगह 8 मिनट के बाद चलाएगी या 7 मिनट के बाद चलाएगी, जितना ज्यादा कंप्रेसर गर्म है। क्योंकि वो बाइमेटल स्ट्रिप ठंडी होगी तो उसने ऑटो उसको दोबारा अपनी जगह पर लेकर आना है। ये बात याद रखिएगा। ओवरलोड जो है उसको ऊपर एक स्क्रू लगा होता है। कुछ हमारे टेक्नीशियन भाई जो है वो ओवरलोड साथ अगर जरा लूज हो जाता है पॉइंट, उसको टाइट कर देते हैं ऊपर से, वैसे तो चल गया। लेकिन ये नहीं उनको पता कि उसको टाइट करने से कितने ज्यादा एम्पियरों पे वो ट्रिप कराएगी। इसलिए वो एडजस्ट किया होता है कंपनी की तरफ से, कभी इसको नहीं छेड़ना। कोई ज्यादा कीमत वाली चीज नहीं है तो इसके कभी भी इसके बाद रिस्क ना लिए। अगर ओवरलोड खराब है उसको तोड़ के फेंक दें, नहीं ओवरलोड लगाए। ये इस तरीके से है। फिर एक ओवरलोड ऐसी होती है जो इंटरनल होती है। इंटरनल कंप्रेसर के अंदर लगाई जाती है, वो रनिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ दी जाती है। जब करंट बढ़ती है तो वो बंद पड़ती है, और जब तक रनिंग वाइंडिंग नॉर्मल पोजीशन में नहीं आती, यानी कम गर्म नहीं होती, उस वक्त तक उसको ऑन नहीं करती। ये रोटरी कंप्रेसर के अंदर की तरफ अक्सर लगाई जाती है। मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, अंदर ना लगाएं, बाहर लगानी चाहिए ताकि ओवरलोड चेंज की जा सके। अब रोटरी 20,000 की है, ओवरलोड 250 की है, तो वो 20,000 की रोटरी है या 18,000 की रोटरी है, गैस चार्जिंग होगी, एसी को लेके जाना, वापस लेकर आना, कंप्रेसर चेंज करना, रोटी चेंज करनी। तो अगर ओवरलोड बाहर होगी, खराब होगी, तो ओवरलोड ऊपर से चेंज कर। अगर इंटरनल ओवरलोड खराब हो गई तो पूरी रोटरी चेंज करनी पड़ेगी उसकी खातिर। तो फायदा तो उनको है जिन्होंने आप रोटी बेच रहे हैं। कई हजार रोटी रोजाना चेंज हो रही है, तो वो ममालिक जो इनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पैसा तो वो उठा के लेके जा रहे हैं। जो गैस की मैन्युफैक्चर, गैस का पैसे उनको चला गया, रोटी के पैसे उनको चला गया। अगर बाहर ओवरलोड लगी होगी तो फिर किसी हद तक हम उसको चेंज करके चलो बचत हो जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा, इंटरनल ओवरलोड भी होती है, एक्सटर्नल ओवरलोड एक ही लगेगी, या इंटरनल लगेगी या एक्सटर्नल लगेगी। ऐसे डेनफास का कंप्रेसर है, डेनफास के अंदर की तरफ उन्होंने ओवरलोड लगा दिया, बाहर ओवरलोड नहीं लगेगी। वो इस तरीके से या ओवरलोड अंदर होगी या बाहर होगी, एक ही ओवरलोड होगी। इसका असल नाम है ओवरलोड प्रोटेक्टर, गलत नाम में हम ओवरलोड ही कह देते हैं। तो ये ओवरलोड जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। तो इट विल बी इंस्टॉल्ड ऑलवेज इन सीरीज। ये है कि इनके नंबर होते हैं कि चपटी ओवरलोड है उसको फलां नंबर, फलां कैपेसिटी है, फलां नंबर फलां कैपेसिटी की है। तो वो एक अपने पास डायरी रखें, उस पर लिखें कि ये ओवरलोड जो है इसकी ये कैपेसिटी है, इसकी ये है। ऐसे रिले जो है उनके नंबर आपको याद होने चाहिए, उसके मुताबिक फिर वो लगा लेते हैं, आसानी हो जाती है। इनका इस्तेमाल जो है रेफ्रिजरेटर्स में है, तमाम फ्रिजों में होगा, इस्तेमाल होगा, तमाम डिफ्यूजर में होगा, तमाम छोटे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर में होगा, तमाम विंडो एसी के कंप्रेसर के साथ होगा। और ऐसा भी है कि विंडो एसी के जो मोटर है उसमें भी वो ओवरलोड बाद दफा लगा देते हैं, जिसमें ओवरलोड लगी होगी उस पर थर्मली प्रोटेक्टेड लिखा होगा, थर्मली प्रोटेक्टेड। इस तरीके से कहीं जिसके साथ जहां मर्जी लगा दें, सेफ्टी है। इसी तरीके से विंडो एसी के कंप्रेसर के अंदर और स्प्लिट एसी कंप्रेसर के अंदर भी
और लगाई जाती है और ये लगानी बेहतर है।